गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, वेलकम टू द टाइम्स कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। तो आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में अभी तक हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात की है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेंसस ऑफ इंडिया। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में योजना व्यवस्था। तो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है, इंडिया की जो योजना व्यवस्था है, आज हम उस पर बात करेंगे। सो दिस इज द टॉपिक कॉल्ड प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है भारत में योजना व्यवस्था, प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लानिंग सिस्टम से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, भारत में योजना व्यवस्था। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द डे। सो वेलकम टू द टाइम्स कोचिंग, आशीष साहू, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी क्लास डिले हो गई, मैं डिले होने का कारण बताता हूँ यही। तो मैंने ये एक बढ़िया से प्लानिंग सिस्टम के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, और जो नोट्स मैंने हिंदी में अपलोड करवा दिए हैं और इंग्लिश में आज अपलोड हो जाएंगे, राइट। तो ये सेम नोट्स आपको मिलेंगे, और इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज कि भारत में जो प्लानिंग सिस्टम है, भारत में जो योजना व्यवस्था है, वो किस तरह की है, ज़रा देखते हैं। साफ हो जाएगा, चलो ठीक है, देख लेना, बता देना मुझे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है, जो भारत की जो योजना व्यवस्था है, वो किस तरीके से है। तो वी विल डिस्कस द कंप्लीट डिटेल इन डिटेल अबाउट द इंडियाज प्लानिंग सिस्टम। सो भारत की जो योजना व्यवस्था, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, राइट ना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये बताओ, जो ये स्क्रीन पर है, क्या आप लोगों को साफ साफ विजिबल है आपके मोबाइल फोन्स पर या नहीं। जल्दी से मुझे बताएं, कम ऑन फास्ट, कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह विजिबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से बताएं प्लीज़। और थोड़ा डिले क्लास हुई, इसलिए थोड़ा लेट तक चलेगी, 11:15 11:30 तक क्लास चलेगी आज हमारी। जल्दी से बताएं प्लीज़ कमेंट करके। आशीष साहू सर, ऐप में सेटिंग का ऑप्शन ऐड कीजिए। यस ठीक है। क्या ये सारी चीज़ें विजिबल है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस निशांत कुमार, चलिए चलिए ओके। तो दोस्तों देखिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, जो भारत में योजना व्यवस्था है, आज ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, जो योजना व्यवस्था है, जो प्लानिंग सिस्टम है, वो हमारे हिंदुस्तान में जो प्लानिंग सिस्टम है, ये एडॉप्टेड फ्रॉम सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। सबसे पहला पॉइंट ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है, जो भारत की योजना व्यवस्था है, वो कहाँ से ली गई है। तो जो हिंदी में जो लोग लिखते हैं वो लोग हिंदी में नोट करते जाएं, नोट नहीं भी करेंगे डोंट वरी, हिंदी के सारे नोट्स अपलोड हो गए हैं। जल्दी से मुझे बताएं, जैसे कि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि हिंदी के नोट्स अपलोड हो जाएंगे, सबको बेहतरीन नोट्स मिल गए या नहीं। एक बार आप उसे पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर। क्लिक करिए, पीडीएफ को डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में, और फिर क्लिक करेंगे तो वो वहीं से ओपन भी हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ लुकिंग इनटू द नोट्स। और जल्दी से मुझे ये भी बता दें कि नोट्स कैसे लगे आप लोगों को। कम ऑन एवरीबडी, लिख कर बताएं जल्दी से, जिससे मेरा थोड़ा मोटिवेशन लेवल हाई हो। सो जिससे मैं थोड़ा और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर पाऊँ और आप लोगों के लिए सेवा कर पाऊँ। तो दोस्तों इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है, जो भारत की योजना व्यवस्था है, इंडिया ने स्वीकारा, इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया फ्रॉम यूएसएसआर, जिसे आजकल हम रशिया भी कह सकते हैं। तो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है वो रशिया से लिया गया है। एक बात दिमाग में डाल लो, और ये पेपर में पूछा जाता है कि भारत की योजना व्यवस्था भारत ने कहाँ से ली है। सो दिस इज कॉल्ड द रशिया से, राइट ना। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडिया के प्लानिंग सिस्टम में, तो 1928 में हमने इंडिया का जो 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम है, और हाँ दूसरी बात कि इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है तो नहीं कहूँगा, अब मैं कहूँगा था। तो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम था ये
5 ईयर बेस्ड था। अब क्यों मैं कह रहा हूँ था, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम था ये 5 ईयर बेस्ड था, और दिस 5 ईयर बेस्ड प्लानिंग सिस्टम हमने 1928 यूएसएसआर सोवियत यूनियन से लिया। तो 1928 में सोवियत यूनियन से भारत की योजना व्यवस्था स्वीकार की गई है, राइट। तो 1928 में हमने पंचवर्षीय योजना, तो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है वो 5 ईयर प्लान्स बेस्ड है, पंचवर्षीय योजना बेस्ड है नहीं था। क्यों था और कैसे था इसके बारे में बात होगी अभी आगे चलते हुए क्लास में, राइट ना। अगर हम इसके बाद थोड़ा और आगे बात करते हैं तो इंडिया के प्लानिंग सिस्टम में, तो देखिए दोस्तों, जो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है, जो भारत की योजना व्यवस्था है, उसमें जरा ध्यान से देखें तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ये यहीं पर सीख लो। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि जो आर्थिक नियोजन है, ये आर्थिक नियोजन है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसकी मुख्य विशेषता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेन फीचर ऑफ, तो आर्थिक नियोजन कहाँ का मेन फीचर है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेन फीचर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए जरा ध्यान से, अब ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, जरा इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी, अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था, तो जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जरा ध्यान सुनिए, बहुत डिटेल में बातें होंगी, जीएस स्पेशल की क्लास है तो कुछ स्पेशल तरीके से ही होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमी का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक विशेष स्थान पर कैसे प्रोडक्शन होता है, किसी एक विशेष स्थान पर कैसे गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है, किसी एक जगह पर डिमांड एंड सप्लाई का संबंध आपस में क्या है। अगर हम इनकी स्टडी करें, इनका अध्ययन करें, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमी, उसे हम कहते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था। इन शॉर्ट कि जब भी मेरे दिमाग में बात आए इकोनॉमी, जब भी मेरे दिमाग में बात आए अर्थव्यवस्था, तो मेरा दिमाग कहेगा कि किसी एक निश्चित जगह पर, किसी एक विशेष स्थान पर उत्पादन कैसे होता है, सरकार की मशीनरी कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें हम कहते हैं वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था। तो जब भी दिमाग में आप क्या है इकोनॉमी, तो आप किसी न किसी जगह से उसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसे भी सुने कभी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब किसी एक निश्चित, किसी एक विशेष जगह की बात हो रही है। जैसे कभी भी आप सुने इकोनॉमी तो आपने सुना इंडियन इकोनॉमी, आपने सुना अमेरिकन इकोनॉमी, आपने सुना चाइनीज इकोनॉमी। तो दोस्तों जब भी बात हो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब होगा किसी एक निश्चित जगह से। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहली इकोनॉमी जिसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी है दोस्तों सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी जिसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एंड तीसरे टाइप की जो इकोनॉमी देखने को मिलती है, जैसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की इकोनॉमीज हैं, 3 प्रकार की हमारे पूरे वर्ल्ड में अर्थव्यवस्थाएं हैं। या तो वो पूंजीवादी होगा, या वो समाजवादी होगी, या वो मिश्रित होगी। अब ये क्या होती हैं, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरह और बहुत दिमाग में इंस्टॉल करते हुए समझाऊं, तो सोशल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है जहां पर मार्केट फोर्सेस, जहां पर जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो बाजार सेनाएं हैं,
तो जब भी मैं अपनी क्लास में बोलूँ मार्केट फोर्सेस, जो हिंदी में लिख रहे हैं वो लिख लें बाजार सेनाएं। तो मार्केट में दो फोर्स होती हैं, एक डिमांड मांग और दूसरी फोर्स को हम कहते हैं सप्लाई आपूर्ति। तो किसी भी बाजार की ये दो फोर्सेस हैं, या तो वो डिमांड होगा या वो सप्लाई होगा। तो दोस्तों एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मार्केट फोर्सेस का फ्री फ्लो हो, जहां मार्केट फोर्सेस का फ्री फ्लो हो। फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस का मतलब है जहां पर एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता जितनी चाहे उतनी डिमांड करे, जहां पर एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक जितनी चाहे उतनी सप्लाई करे, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के बीच कोई रोक टोक ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, कोई नियंत्रण ना हो। इसे हम कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। इसे हम कहते हैं बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन। सो दिस इज कॉल्ड फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो दोस्तों जहां पर बाजार सेनाओं का स्वतंत्र प्रवाहन होता है, जहां पर फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस होता है, इसे हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसी को हम लोग लाइजेस्फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं, जो कल किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, तो अगर वो यहाँ पर हो तो बताएं। तो इसी को हम लाइजेस्फेयर इकोनॉमी, या इसी को हम फ्री इकोनॉमी, या इसी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी, या इसी को हम फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इसी को हम मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट इकोनॉमी, और इसी को हम मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था, या फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, या लाइजेस्फेयर इकोनॉमी। तो लाइजेस्फेयर का मतलब होता है कि जहां पर फ्री फ्लो हो, जहां पर कोई नियंत्रण ना हो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के ऊपर, जहां पर, अच्छा दोस्तों जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि जहां पे फ्री फ्लो है, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो निजी क्षेत्र हैं, इनका बोलबाला ज्यादा होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा वर्चस्व होता है, ज़्यादा नियंत्रण होता है, और ज़्यादा इनका मेन जो एलिमेंट है इस इकोनॉमी के, वो है प्राइवेट सेक्टर का अधिक होना, अधिक प्रभावशाली होना। जहां पर निजी क्षेत्र का वर्चस्व हो, जहां पर प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हों, उसे हम कहते हैं द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, द पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों जब मैंने कहा कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा होते हैं और फ्री फ्लो मार्केट फोर्सेस पर सरकार का कोई भी ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की इकोनॉमी में गवर्नमेंट हैज़ लेस इंटरफेरेंस। तो जो सरकार है उसका हस्तक्षेप, उसका इंटरफेरेंस क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा गया किस प्रकार की इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, सरकार का नियंत्रण कंट्रोल कम होता है। तो आंसर इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज ज़्यादा होते हैं, निजी क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर कंट्रोल, ज़्यादातर नियंत्रण प्राइवेट सेक्टर्स के पास होता है। चलिए बहुत कॉमन सेंस अपना लगाइए कि जहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा हैं तो इस इकोनॉमी का जो मेन एम है, जो मुख्य विशेषता है वो क्या होगी। तो दोस्तों इस इकोनॉमी का मेन एम होगा, मुख्य विशेषता होगी क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिक से अधिक लाभ कमाना और अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न मोर एंड मोर मनी, to earn more and more पैसा is the main objective of this economy। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, इसका मेन फीचर है हाउ टू अर्न मोर एंड मोर पैसा, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटलिस्टिक। जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, ये जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी बेसिकली कैपिटलिस्टिक है, पूंजीवादी है। राइट
ना। तो इसके अलावा क्या सर कोई भी वीडियो कहीं चल रहा है? सोनू कुमार बिल्कुल रिस्पेक्ट में रहो। आज सुबह सुबह एक लड़के का कॉल आया, उसने पूरा मूड ऑफ कर दिया, तो आप लोग थोड़ा अच्छी तरह रहो, वरना मैं भगवान कसम पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसा मैं आज सवेरे से ही सोच रहा। तो यदि आप लोग ना तो मुझे कभी व्हाट्सएप करो ना मुझे कॉल करो, और अगर आप लोग तमीज़ में बात कर सकते हो तभी मुझसे बात करो, अदरवाइज़ मुझे ना ऐसे स्टूडेंट चाहिए और ना मुझे ऐसे स्टूडेंट के द्वारा लिया गया पैसा चाहिए। सो दोस्तों, आई एम एडुकेटेड इनफ टू अर्न फॉर माई सर्वाइवल, आई एम एडुकेटेड इनफ to live my life and my parents' life. So, but I need only the request. I need only the regard and the respect. That's it, right? So, अभी देखो इसके बात करने का तरीका देखो। क्या सर कोई भी वीडियो कहीं चल रहा है, हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स की क्लास डाल दिए? अरे भैया, टीचर से ऐसे बात करते क्या हैं? सो अब हिस्ट्री वाले सर की क्लास थी, वो नहीं आए, मैं आ गया, राइट? और मैंने कल इन्फॉर्म भी किया था अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप पर हो। हाँ, ऐसी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए सोनू, ठीक है? तो दोस्तों, वैसे ही मेरा सवेरे से ही मूड ऑफ है। एक लड़के का कॉल आया भाई, उसने बस मुझे गालियाँ नहीं दी, बाकी सब कुछ दे दिया, है ना? तो लेकिन अब कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर का दस्तूर है। लेकिन अगर ऐसा बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता रहा और ऐसा 2-3 बार कभी हुआ तो भाई, तो फिर मेरा मेंटल स्टेटस स्टेबल ना रह के अनस्टेबल हो जाएगा, और मैं ऐसा एक एडुकेटेड पर्सन नहीं करता। अब बहुत सोच विचार कर ये मेरा डिसीजन ही है कि फिर मैं ये लाइन परमानेंटली छोड़ दूंगा। आई विल ज्वाइन इन एनी यूनिवर्सिटी एंड विल एंजॉय माई लाइफ इन द एकेडमिक्स ऑफ आवर कंट्री। सो दोस्तों, और वहाँ पे मेरा फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, और वहाँ पे मेरा फ्यूचर के साथ साथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट्स ऑफ लव बाय द स्टूडेंट्स। सो हाँ, ऐसा नहीं है कि आई एम लेस एडुकेटेड, सिर्फ ग्रेजुएटेड है, तैयारी वैयारी करी, सिलेक्शन नहीं हुआ, आ गए पढ़ाने। हाँ, आई एम एडुकेटेड इनफ। चलिए दोस्तों, तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, स्पेशली इन माई क्लास यू हैव टू पे 100% रिगार्ड। इफ़ यू कांट पे रिगार्ड, नाउ kick off from my class. I don't need you type of students, right? चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, हम लोग बात कर रहे थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो बस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब भी आपके दिमाग में आए तो बस आप एक बात इंस्टॉल कर लें दिमाग में, प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट। कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स हों, जहाँ अधिक से अधिक निजी क्षेत्र हों, राइट? सो उसे हम कहेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसे हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, जो कनाडा, फ्रांस, यूएस, यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वो कैपिटलिस्टिक है, वो पूंजीवादी है। चलिए दोस्तों, व्हाट इज सोशलिस्टिक? कुछ नहीं, बस आप कैपिटलिस्टिक की तस्वीर को पलट के देखिए तो आपको दिखाई देगा, उसे कहेंगे सोशलिस्टिक, उसे कहेंगे समाजवादी। तो अगर आप कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जस्ट ऑपोजिट देखते हो तो जो दिखाई देगा उसी को हम कहेंगे सोशलिस्टिक, उसी को हम कहेंगे समाजवादी। तो दोस्तों, जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने कहा कि फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, कि जो बाजार सेनाएं हैं उनका स्वतंत्र प्रवाहन होता है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, कि जो बाजार सेनाएं हैं उनके प्रवाहन में रुकावट। रेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस बाजार सेनाएं, जब भी आपके दिमाग में बात आए मार्केट फोर्सेस बाजार सेनाएं, तो हमेशा दिमाग कहेगा डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर डिमांड एंड सप्लाई का जो फ्लो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो, मतलब एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता सिर्फ उतनी मांग करेगा जो सरकार ने डिसाइड किया हो, एक उत्पादक सिर्फ उतनी आपूर्ति, उतनी सप्लाई करेगा जो एक सरकार ने डिसाइड किया हो। जहां पर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, उत्पादक दोनों पर गवर्नमेंट का नियंत्रण हो, दोनों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, राइट नाउ। दोस्तों, अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस हैं उन पर नियंत्रण है सरकार का, तो यहाँ पर
पब्लिक सेक्टर्स, यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, मैंने पहले बोला होगा और नहीं बोला तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि यदि दोस्तों जब भी मैं अपनी क्लास में वर्ड यूज करूं पब्लिक, तो हमारी क्लास में पब्लिक का मतलब होता है हमेशा गवर्नमेंट। तो हमारी क्लास में पब्लिक का मतलब होता है हमेशा गवर्नमेंट। तो एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा हो, जहां पर निजी क्षेत्र ज़्यादा हो और जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा हो, जहां पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर, उसे हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र, राइट। तो ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का अस्तित्व, सरकार का अस्तित्व, सरकार का बोलबाला ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़रा ध्यान से सुनिए आप लोग, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होते हैं तो मेन एम था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन अब इस इकोनॉमी, इस अर्थव्यवस्था का मेन एम होगा क्या? सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण करना और अधिक से अधिक समाज का कल्याण हो सके, सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, पब्लिक का वेलफेयर हो, लोक कल्याण हो। दोस्तों एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार का अस्तित्व ज़्यादा है तो वहां की इकोनॉमी कहलाएगी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वो हमें देखने को मिल गई, वो हमें देखने को मिली जब हमारे हिंदुस्तान के जो लीडर्स थे, 1934 के बाद की बात है ये, जब हमारे हिंदुस्तान के जो लीडर थे 1934 के बाद 1937-38 में, व्हेन दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग बाय द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी। दोस्तों जो हमारे हिंदुस्तान के जो नेता लोग थे, तो इन्होंने क्या किया कि ये लोग समाजवादी इनकी सोच होने लगी 1938 के बाद, अभी बताएंगे आगे प्लानिंग सिस्टम में। और हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी। आज चाइना हो गया, जापान, चाइना हो गया, रशिया हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, तो दोस्तों यहाँ की जो इकोनॉमी है, चाइना, रशिया, सोवियत यूनियन, तो दोस्तों यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सोशलिस्टिक है। और पहले भारत की अर्थव्यवस्था भी सोशलिस्टिक थी, समाजवादी थी, राइट। इसी को अगर हम और डेप्थ में जाके थोड़ा एनालाइज करेंगे तो इसी को हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी, इसी को हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। और कम्युनिज्म, आपने एक वर्ड सुना होगा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिस्ट इकोनॉमी। बस अगर आप एक अंतर जानना चाहते हैं तो एक अंतर जान लीजिए कि जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, जो देखिए अगर हम बताएं, जैसे ये मान लो ये है सोशलिस्टिक, समझना, एंड दिस इज, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। सो दिस इज द कम्युनिस्ट। सोशलिस्टिक और कम्युनिस्टिक दोनों एक ही बातें हैं। अगर आपने कई बार सुना है कम्युनिज्म, कई बार सुना है सोशलिज्म, तो दोनों इंटरचेंजेबली ही यूज होते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा जीएस स्पेशल की क्लास चल रही, थोड़ा डिटेल में बता रहा, अगर यूपीएससी में जाना हो तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए तो थोड़ा बहुत यूपीएससी की झलक दिखाते हैं आपको कि अगर हम सोशलिस्टिक और कम्युनिज्म में, सोशलिस्टिक और कम्युनिस्टिक में थोड़ा अंतर दिखाएं तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर ज़्यादा होंगे। दोस्तों अगर मान लो ये जो है ये पब्लिक सेक्टर है, सो दिस इज द पी, this is the public sector PU, right, and this is the private sector PR. So this is the public sector इतने ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर कम, इसे कहेंगे सोशलिस्टिक। लेकिन अगर मुझे कम्युनिस्ट में बात करनी हो तो ये देखिए, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द कम्युनिस्ट। इसका मतलब है यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, कम। दोनों में पब्लिक सेक्टर ज्यादा है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, लेकिन जो सोशलिज्म समाजवाद है उसमें कम्युनिज्म की तुलना में पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, कम होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा। तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहते हैं अपने इकोनॉमिक्स की भाषा में दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, राइट ना। सो आगे चलते हैं, थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जल्दी से बीच में बताते भी जाइए कि ज्ञान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे अजीत कुमार ने कहा इग्नोर सर प्लीज़, तो मैंने तुरंत इग्नोर किया, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट टीचर, टीचर स्टूडेंट दोनों के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, यू गाइस आर एंजॉइंग दिस क्लास और नॉट। सो बढ़िया ज्ञान मिल रहा है आपको या नहीं ना।
तो दिस इज द सोशलिस्टिक इकोनॉमी, दिस इज द समाजवादी अर्थव्यवस्था। बस आपको जब भी आए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी दिमाग में रख लो कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हो, निजी क्षेत्र ज़्यादा हो। जब भी आए सोशलिस्टिक इकोनॉमी तो आप दिमाग में रख लो कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ज़्यादा हो, जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र ज़्यादा हो, राइट ना। तो थैंक यू सो मच। तो इसे हम कहेंगे सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक। चलिए दोस्तों, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या अंतर है, कि कैपिटलिज्म और इसमें क्या अंतर है। तो इसे हमने कहा था कि लाइजेस फेयर इकोनॉमी, इसे हमने कहा था कि फ्री इकोनॉमी, इसे हम कहते हैं एक तरीके की लेस फ्री इकोनॉमी, जहाँ पर जो फ्रीडम है कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे बहुत कम है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 1938 जब हमारे हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे, दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग बाय द सोशलिज्म फैक्टर, बाय द समाजवादी का जो तत्व है इनके अंदर ज़्यादा आ गया था। तो हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर चलने लगी। लेकिन बाद में जाकर जब हमने देखा कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 तक, जहां पर हमारी सरकार ने, अभी आगे प्लानिंग में बात होगी, जहां पर हमारी सरकार ने जहाँ पर इंडस्ट्रियलिज्म की बातें करी हैं और जहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात की है, भारी उद्योगों की बात की है, और वहाँ पर सरकार ने दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, ये सब बनाने शुरू कर दिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और यूके अलग अलग जगहों से ये कॉन्सेप्ट लेना शुरू किया। तो हम कहने लगे कि भारत में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब, इतने स्मार्ट आप लोग हैं, जहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ, जहां पर प्राइवेट एंड व्हाट पब्लिक, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर भी हो, तो जहां पे निजी क्षेत्र भी हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी हैं, जहां दोनों क्षेत्र हैं। सो दोस्तों, इसे हम कहते हैं क्या, इकोनॉमी। इसे हम कहते हैं मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी ही थी, राइट। लेकिन दोस्तों, सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद से इंडिया की इकोनॉमी मिश्रित होने लगी और मिक्स्ड इकोनॉमी में बदल गई। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जब व्हेन इंडियाज इकोनॉमी स्टार्टेड बिकमिंग इनटू द मिक्स्ड, तो यू हैव टू टेक द सेकंड 5 ईयर प्लान, राइट। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं कि इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कब हुई, तो मैं बहुत डिटेल में अब बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनते जाइए। तो इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कब हुई, अच्छे से ज़रा आप थोड़ा डिटेल में ज्ञान प्राप्त करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों, ये बात है 1990 की, 1990 की। अगर हम 1990 में ज़रा डिटेल से सुनना ध्यान से, 1990 में गल्फ क्राइसिस हुए, गल्फ वॉर हुए। गल्फ वॉर के चक्कर में इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा झटका लगा और इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। 1990, कॉपी में लिखते जाइए जल्दी से। 1990 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, भारत में आर्थिक तंगी आई। जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आर्थिक तंगी आई। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आर्थिक तंगी का मतलब होता है दोस्तों, जहां पर इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्राएं खत्म हो गए। जब दोस्तों इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्राएं खत्म हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, जहां पर इंडिया के पास यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, यूके पाउंड, चाइनीज युआन, जापानीज येन जैसे बड़े बड़े देशों की जो मुद्राएं थीं वो खत्म होने लगी, उनका रिजर्व बिल्कुल खत्म होने लगा। सो दोस्तों, जब इंडिया में फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया, गल्फ वॉर, ये आप हिस्ट्री में पढ़िएगा प्लीज गौतम। दोस्तों, जब इंडिया में गल्फ वॉर आया, जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो गए, जब विदेशी मुद्राओं का संग्रहण खत्म हो गया,
या मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिपेंडेंस के बाद तो वो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी उसमें ये पार्ट आता है, राइट गौतम। नाउ तो उसे हमने कहा इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर दोस्तों जरा सोच के देखिए, किसी भी कंट्री में फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाए तो इसका मतलब है वो कंट्री बर्बाद होने वाला है, क्योंकि अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेसेसरी आइटम्स जो हमारे देश में प्रोड्यूस, हमारे देश में उत्पादित नहीं होती हैं, उन चीज़ों को हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर लें, कच्चे तेल की बात कर लें, क्या कच्चा तेल हिंदुस्तान में उत्पादित होता है? नहीं। तो हम कच्चे तेल, हम क्रूड ऑयल को विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। पूरे विश्व में थोड़ी ही कंट्रीज हैं जहां पर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, अंगोला, नाइजीरिया, कतर, यूएई, इक्वाडोर, लीबिया, वेनेजुएला, दोस्तों लिमिटेड कंट्रीज हैं। अगर दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में फॉरेन रिजर्व ना हो तो क्या हम क्रूड ऑयल या ऐसी बहुत सारी नेसेसरी चीजें विदेशों से इंपोर्ट कर पाएंगे? नहीं। तो उसे हमने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से, आर्थिक तंगी होने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद होने लगी। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के पीवी नरसिम्हा राव साहब, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। दोस्तों इन दोनों ने प्लान किया, कि भाई अब कैसे एक भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया जाए। तो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने कहा, भाई मनमोहन आप महान अर्थशास्त्री हैं, आप ही बताएं कि क्या किया जाए, कैसे इंडिया की इकोनॉमी को डूबती हुई कश्ती जो है इसको बाहर लाया जाए। तो दोस्तों मनमोहन सिंह साहब बोले, तब बोला करते थे, ये मत सोचना बोले, तो दोस्तों मनमोहन साहब बोले चलो चलते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये लोग रात में यहां से निकले और सवेरे सवेरे वर्ल्ड बैंक पहुंच गए। और जैसे सवेरे सवेरे वर्ल्ड बैंक खुली तो इन्होंने कहा वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ नॉट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ बाबा के नाम पर दे दे। तो आईएमएफ ने कहा सुनो, हम तुम्हें बाबा के नाम पर एक ही कंडीशन में दे सकते हैं। इन्होंने कहा बताइए क्या? तो आईएमएफ ने कहा जाइए और अपनी कंट्री में एलपीजी का मॉडल इंट्रोड्यूस करिए। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में 1991 में एज अ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नए आर्थिक सुधार के तौर पर एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में एज अ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी इंट्रोड्यूस हुए, जिसके लिए सजेशन आईएमएफ ने दिया, लेकिन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ मनमोहन राव कमेटी। कॉपी में लिख लीजिए दोस्तों, इसके लिए रिकमेंडेशन दी मनमोहन राव कमेटी ने, और मनमोहन राव कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया में एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे हम नई आर्थिक नीति या जैसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नए आर्थिक सुधार भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो दोस्तों हिंदुस्तान में एलपीजी का मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल आया। और जब इंडिया में एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, अब ये एलपीजी क्या होता है अगर मैं एक दो लाइनों में बताना चाहूं तो ध्यान से सुनिए आप लोग प्लीज। लिबरलाइजेशन उदारीकरण का मतलब होता है दोस्तों, लिबरलाइजेशन उदारीकरण का मतलब होता है कि बताइए, पहले मैंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी 1991 से होल हार्टेडली मिक्स्ड हो गई। देखो उससे पहले सोशलिस्टिक थी, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी बदलना शुरू हो गई थी सेकंड 5 ईयर प्लान से।
दोस्तों जब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, जब इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्टिक थी, समाजवादी थी, तो इसका मतलब ज़्यादातर कंट्रोल, ज़्यादातर नियंत्रण पब्लिक सेक्टर सरकार के पास होता था। अगर ज़्यादातर कंट्रोल, ज़्यादातर नियंत्रण सरकार के पास है और ऐसे में मैं सरकार के पास गया, कहा सरकार मुझे ये काम करना है, इसके लिए लाइसेंस दे दीजिए, तो क्या सरकार आसानी से लाइसेंस देती थी? जब ज्यादातर कंट्रोल सरकार के पास था, ज्यादातर नियंत्रण सरकार के पास था, तो क्या सरकार ऐसे टाइम पर लाइसेंस आसानी से देगी? नहीं देगी। तो दोस्तों जब सरकार लाइसेंस आसानी से नहीं देती थी तो उसे हमने कहा लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का मतलब है टू प्रोवाइड द इजी लाइसेंसिंग सिस्टम पॉलिसी। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो लाइसेंसिंग प्रणाली है, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है, उसे इजी कर सकें, उसे सुधार सकें, उसे सही कर सकें, तो उसे हमने कहा लिबरलाइजेशन, उसे हमने कहा उदारीकरण। तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का मतलब होता है कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है, इसे सरल बना दें, इसे सहज बना दें, इसे सिंपल बना दें, इसे इजी कर दें। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, याद करिए। मैंने एक टर्म पढ़ाया था डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। कन्वर्टिंग द पब्लिक सेक्टर इनटू द प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में परिवर्तित करना, मतलब सेलिंग द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। दोस्तों हमारे जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र हैं, भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पीएनबी, एसबीआई, जो भी सरकारी बैंकें हैं, इन कंपनीज के शेयर्स हमारे प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स में बेचना कहलाता है प्राइवेटाइजेशन, कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट और कहलाता है निजीकरण। राइट, सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। राइट, तो दोस्तों एक तो हो गया प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, एक हो गया लिबरलाइजेशन, जहां पर लाइसेंसिंग सिस्टम को सरल बनाया। प्राइवेटाइजेशन में सरकार की कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज में देने लगे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण का मतलब है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इंटीग्रेट करना, वाज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। मतलब टू हैव मोर एंड मोर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अराउंड द ग्लोब, पूरे वैश्विक स्तर पर आयात और निर्यात को बढ़ाना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंक्रीज करना, इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, इज कॉल्ड वैश्वीकरण। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। तो दोस्तों जब हमारे हिंदुस्तान में एलपीजी इंट्रोड्यूस हो गया, तब हमारी इकोनॉमी 1991 से होल हार्टेडली, पूर्ण रूप से सोशलिस्टिक से कहां कन्वर्ट हो गई? मिक्स्ड में। और आज हमारी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन अब मैं वर्तमान सरकार की अगर बात करूं, अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करें, तो आजकल हमारे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मिक्स्ड इकोनॉमी से वापस सोशलिस्टिक की ओर जाने का प्रयत्न कर रही है। और हमारी सरकार नाउअडेज इंडिया की इकोनॉमी को कैपिटलिज्म की ओर शिफ्ट कर रही है। मतलब पूरी तरीके से तो कैपिटलिज्म नहीं होगा, मतलब शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर्स का जो कंट्रोल है उसे थोड़ा बढ़ा रही है और कैपिटलिज्म भी देश में ला रही है। सो दिस इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसे हमने कहा कैपिटलिस्टिक, पूंजीवादी, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड एंड सोशलिस्टिक, समाजवादी एंड मिक्स्ड, मिश्रित। साथ में हमने डिस्कस कर लिया एलपीजी का कॉन्सेप्ट, साथ में हमने डिस्कस कर लिए कि इनके बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य एम हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका हो गया सोशल वेलफेयर। तो इसमें जब दोनों हैं तो इसका एम है दोनों, सोशल वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना, अधिक से अधिक लाभ भी कमाना।
चलते हैं दोस्तों वापस प्लानिंग की डिस्कशन में, और अब हम बात करेंगे प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों, प्लानिंग में हम क्या बातें कर रहे थे, तो प्लानिंग में हम बात कर रहे थे कि इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है, जो भारत की जो योजना व्यवस्था है और इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है, तो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है दोस्तों, वो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो दोस्तों, इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है, जो भारत की योजना व्यवस्था है, वो 5 ईयर प्लान्स बेस्ड है, वो पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। और ये जो 5 ईयर बेस्ड प्लानिंग सिस्टम है, ये इंडिया ने अडॉप्ट कहाँ से किया, तो हम बात कर चुके, ये इंडिया ने अडॉप्ट किया है कहाँ से दोस्तों, यूएसएसआर से 1928 में, और 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम है। फिर हमने बात की कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन है, वो एक मेन फीचर है किसका, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, वो एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मुख्य फीचर होता है। क्यों? क्योंकि अब आप याद करिए कि मैंने अभी भी कहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहां पर गवर्नमेंट का बोलबाला, जहां पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होता है, और जब भी सरकार काम करती है तो सरकार विद प्लानिंग योजनाओं के द्वारा काम करती है। इसलिए हमने कहा कि इकोनॉमिक प्लानिंग समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इन मेनी एग्जाम्स आई हैव ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन एंड आई एम ड्राइंग अ स्टार मार्क ओवर देयर, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि ये पेपर में बना है, और स्टार बहुत गंदा, बहुत बकवास बनाया है मैंने ना दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि देखिए, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग ओरिजिनेटेड व्हेन नेशनल लीडर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्टिक फिलॉसफी। तो दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में जो इकोनॉमिक पैटर्न है, या जो प्लानिंग की जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी आई, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी जब शुरू हुई, जब भारत के जो नेशनल लीडर्स थे, जब राष्ट्र नेता थे, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी विचारधारा फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होने लगे। तो जब समाजवादी अर्थव्यवस्था आ गई, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था आने के बाद इकोनॉमिक प्लानिंग आ गई, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का फीचर है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जब भारत में आई, तब भारत की अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट भी आया। अगर हम और आगे चलते हैं और जरा इन बातों को ध्यान से देखते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए और जरा सुनिए कि वो ये कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्लानिंग सिस्टम है, हमारे हिंदुस्तान में जो योजना व्यवस्था है, तो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम है, इंडिया की जो योजना व्यवस्था है, वो 1934 में ओरिजिनेट हुई। दिमाग में डाल लीजिए दोस्तों, जितनी बातें चल रही हैं कि इंडिया का प्लानिंग सिस्टम, इंडिया में जो प्लानिंग की बात है, जो योजना की बात है, वो ओरिजिनेट हुई, वो उत्पन्न हुई, उसने जन्म लिया 1934 में। जब 1934 में 1934 में भारत में एक व्यक्ति थे और बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो इनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। तो भारत में एक विश्वेश्वरैया प्लान आया। देखिए दोस्तों, कितने डिटेल में, अगर आप किसी भी स्टेट का पीसीएस, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस प्लानिंग की क्लास को अगर ध्यान से सुन लिया तो वंडरफुली आप कोई भी एग्जाम को टिक मार सकते हैं। एक भी क्वेश्चन प्लानिंग के किसी भी किताब से बच के ना जाने पाए, दिमाग की बत्ती खोल के रखिए दोस्तों। आज मेरा दिमाग वैसे ही बहुत फ्यूज हो चुका है सवेरे सवेरे, लेकिन दोस्तों ही डिड वेरी बैड। सो दोस्तों, इतनी बकवास तरीके से उस लड़के ने बात करी, भगवान कसम। मेरी मम्मी भी सामने थी और मम्मी बोली, काय कौन मोड़ा कछू कह रहा का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं, बस ऐसे बोल दिया और फेल्ट वेरी बैड, लेकिन कोई नहीं, अब ठीक है भाई। तो दोस्तों देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के प्लानिंग सिस्टम का। थैंक यू सो मच अजीत कुमार। देखिए दोस्तों, और आज जो मैं आप लोगों को इंग्लिश में नोट्स अपलोड करवाने वाला हूं, अगर दोस्तों नोट्स पढ़ने के बाद तुम लोग ये ना कह दो वाह सर मजा आ गया, तो दोस्तों जो आप लोग कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। फैंटास्टिक, फैंटेबुलस एंड ऑसम नोट्स prepared for especially you guys।
और दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि सारे नोट्स मिलेंगे एज आई प्रॉमिस। जो हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं मेरी बातों को सुन रहे हैं वो जल्दी से बोल दें एक बार कि सर मज़ा आ गया नोट्स देखकर और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इफ़ आई एम स्टैंडिंग हियर जस्ट बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन, व्हाट आई एम टीचिंग हियर जस्ट बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन, देयर वर thousands of students in my life who made me to teach like this. दोस्तों what I am teaching today just because of your inspiration, your motivation. दोस्तों मुझे बहुत सारे हजारों बच्चों ने years of teaching experience में कहा कि सर दे मोटिवेटेड मी कि सर ऐसा सर वैसा सर आप ये वो फलाना ढिमाका बहुत सारी बातें दोस्तों। तो मैं इतना इंस्पायर होता, इतना मोटिवेट होता कि और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता। दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा जब से मैं जीएस स्पेशल में इकोनॉमी की क्लास ले रहा तो हमेशा नए नए तरीके से आपको इकोनॉमी पढ़ाने की कोशिश करता। कभी ग्राफ इंट्रोड्यूस कर देता, कभी चार्ट, कभी फ्लो चार्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा। कल मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, तो फिर मैंने ये देखी क्या धांसू चीज प्रिपेयर करी आप लोगों के लिए और फिर यहां पर लेकर आ गया आप लोगों के पास। क्लियर है? तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव आई एम डूइंग हियर। तो जैसे अब मैं आपके प्यार देने से, आपके मोटिवेशन देने से मोटिवेट होता, ऐसे ही मैं डीमोटिवेट भी होता हूं। लेकिन टीचर का हृदय इतना उदार होता कि वो किसी को भी माफ कर सकता है इस यूनिवर्स में। ये टीचर की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है जो मैंने अपने गुरु से सीखी, वो ये कि टीचर का हृदय हमेशा बहुत उदार होना चाहिए। यदि दोस्तों आपका हृदय उदार नहीं है तो आप एक अच्छे टीचर नहीं है। तो बस आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ एज अ गुड टीचर इन दिस वर्ल्ड, तो इसलिए आई एम टीचिंग लाइक दिस। बस एक नहीं कहा आशीष साहू, बाकी किसी को नोट्स इसका मतलब पसंद नहीं आए या आप लोगों ने देखे नहीं होंगे। चलिए दोस्तों बातें ज़्यादा नहीं, तो विश्वेश्वरैया प्लान आया। एक बहुत बड़े एक इंजीनियर थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया साहब ने हमारे हिंदुस्तान में प्लानिंग के सिस्टम को ओरिजिनेट किया। तो अगर हम लोग देखते हैं तो थैंक यू सो मच आशीष साहू। सो दोस्तों के जो हमारे हिंदुस्तान में जो एम विश्वेश्वरैया साहब हैं, इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में योजना के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। दिमाग में डाल लीजिए और अच्छी तरह रख लीजिए दोस्तों। ये एक्स दीवान भी थे मैसूर के और इन्होंने ये एक सिविल इंजीनियर भी थे। और मैं आपको बता दूं हर साल 16 या 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। और इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और ये बात है 1934 की। तो 1934 में इन्होंने एक किताब लिखी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की योजना व्यवस्था, और यहाँ से प्लानिंग का सिस्टम ओरिजिनेट हुआ। यहाँ पर प्लानिंग का सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में आया। तो हम कहते हैं कि इंडिया की जो योजना व्यवस्था है, थैंक यू सो मच अजीत, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। दोस्तों इंडिया की जो प्लानिंग सिस्टम है, इंडिया की जो योजना व्यवस्था है, वो 1934 से एक्स दीवान ऑफ मैसूर एंड इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी की किताब प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कहीं कहीं फॉर इंडिया भी लिखा होता है, फॉर इंडिया के से ओरिजिनेट हुआ है। अगर हम आगे बात करते हैं तो प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर। तो इनकी किताब में कहा था कि अगले 10 साल में भारत में क्या होना चाहिए, एक डेवलपमेंट का ड्राफ्ट। इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया जिस ड्राफ्ट में इन्होंने कहा कि अगले 10 साल में भारत में जो विकास है वो ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक बात और करी थी दोस्तों कि जो लेबरर्स हैं उन्हें लेबर सिस्टम से हमारी इकोनॉमी को इंडस्ट्री सिस्टम पर आना चाहिए। तो जो लेबरर्स हैं वो एग्रीकल्चरल बेस्ड, दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कृषि प्रधान इकोनॉमी है। तो इस इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल सिस्टम पर आओ, ऐसा इन्होंने अपनी किताब में कहा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। इसके अलावा अगर हम और आगे इनकी बातें सुनते हैं तो इन्होंने कहा कि हमें अगले 10 सालों में अपनी नेशनल इनकम को, अपनी राष्ट्रीय आय को डबल करना है। तो इन्होंने एक और बात करी, टू डबल द नेशनल इनकम
इन नेक्स्ट 10 years। तो ये रहा विश्वेश्वरैया प्लान। और दोस्तों मैं बता दूं जो प्लानिंग सिस्टम यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड से मैच करेगा अप टू यूपीएससी प्रीलिम्स। तो 110% यूपीएससी के प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड से मैच करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, आफ्टर नो नीड नोट्स, ओके, थैंक यू सो मच अजीत। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्लानिंग का यहाँ पर डिस्कशन, यू गाइज वुड बी एबल टू सॉल्व द प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी एज वेल, राइट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एज वेल। नाउ अब देखिए थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या, हम लोग बात करेंगे फिक्की प्रपोजल। दोस्तों फिक्की जो प्रपोजल था वो क्या था, देखिए 1934 में ही जब प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किताब आई और विश्वेश्वरैया प्लान आया, इसी समय फिक्की प्रपोजल आया इन 1924। और इन्होंने कहा कि द नीड ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज रिकमेंडेड बाय फेडरल, फिक्की का फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो दिस इज कॉल्ड फिक्की एंड इंडस्ट्री। सो दिस इज कॉल्ड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये अभी हम आगे आएंगे और आप लोगों को ज्ञान देंगे कि इन्होंने कहा किस लिए, टू कोऑर्डिनेट द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि भारत में जो योजना व्यवस्था है, भारत में जो योजना का सिस्टम है वो 1934 में फिक्की प्रपोजल के द्वारा, फिक्की प्रपोजल ने डिमांड रखी, बस जो हिंदी में लिखते हैं वो साफ साफ लिखते जाइए जल्दी शॉर्ट में, कि दोस्तों फिक्की प्रपोजल ने कहा, जो एनआर सरकार जिसके हेड थे, और इसका फुल फॉर्म पॉइंट्स में लिखिए एक एक, कि पहले तो फुल फॉर्म लिख लीजिए, वो हिंदी इंग्लिश सेम है, दूसरा 1934, तीसरा इनके प्रपोजल ने कहा कि भारत में क्या होना चाहिए, नेशनल प्लानिंग कमीशन एनपीसी होनी चाहिए। दोस्तों ये रहा फिक्की प्रपोजल। इसके बाद अगर हम आए तो हमने प्लानिंग की दुनिया में देखा कि भारत में एक कांग्रेस प्लान आया। अब जरा कांग्रेस प्लान को जरा ध्यान से सुनते हैं। तो कांग्रेस प्लान क्या था, तो देखिए दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे उस समय सुभाष चंद्र बोस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे सुभाष चंद्र बोस साहब, इन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बना दी इन 1938 में। देखिए फिक्की प्रपोजल ने कहा कि नेशनल प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनसी के लीडर हुआ करते थे, ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के लीडर थे सुभाष चंद्र बोस साहब, तो इन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी, देखिए फिक्की ने नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात की थी, लेकिन उन्होंने एक कमेटी बना दी जिसका नाम था राष्ट्रीय योजना समिति, और ये बात है 1938 अक्टूबर की, राइट ना। तो जिसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसका काम क्या था, तो इसका काम था टू मेक कॉन्क्रीट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दोस्तों देश के विकास के लिए पूरा का पूरा योजना बनाना, देश के विकास के लिए काम करना, ये इसका कॉन्सेप्ट था। एंड इसमें 15 मेंबर की ये कमेटी थी। बस आप लोगों को 2-3 बातें याद रखनी है। कांग्रेस प्लान के तहत नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, कांग्रेस प्लान के तहत एक आईएनसी के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई जिसका उद्देश्य था देश में डेवलपमेंट करना और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लाना, और ये 15 मेंबर्स की एक कमेटी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं बाद में वो डिफंक्ट हो गई, बंद हो गई और चल नहीं पाई। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हिंदुस्तान में 1944 में हमने एक बॉम्बे प्लान देखा। तो 1944 में एक बॉम्बे प्लान देखा, एक बॉम्बे योजना देखी। अब ये बॉम्बे प्लान क्या था, जरा ध्यान से सुनते जाइए, वंडरफुल ज्ञान मिलेगा आप लोगों को। अगर आपको एक लाइन में पढ़ना है तो अगर एसएससी जैसे एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इतना सा पढ़ लीजिए कि बॉम्बे प्लान कब आया, तो आंसर होगा 1944 में। अब बॉम्बे प्लान को इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे छोटे, जैसे गांधी जी का भी ये कॉन्सेप्ट था, भी आगे गांधीयन प्लान आने वाला है, तो उसमें जो कुटीर उद्योग थे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जैसे घर में ही लोग कुछ काम करने लगते हैं, कुछ ना कुछ बनाने लगते हैं। इसके अलावा जो मीडियम और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना हमारे हिंदुस्तान में। इसके अलावा स्टेट टू प्ले एन एक्टिव रोल, इन्होंने कहा कि जो स्टेट है मतलब जो सरकार है, जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो पॉलिटी वाले सर ने बताया होगा कि स्टेट को हम सरकार या सेंटर, सरकार के तौर
पर भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो स्टेट है, जो सरकार, जो सेंटर है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रोल हो सके, ऐसी बात बॉम्बे प्लान में कही गई। अब जरा इसके बाद 1944 में जब बॉम्बे प्लान आया, तो 1944 में ही हमने एक और प्लान भारत में देखा जिसका नाम था गांधीयन प्लान। 1944 इन इंडिया गांधीयन प्लान केम। 1944 में भारत में गांधीयन योजना आई, गांधीयन प्लान आया। तो जब गांधीयन प्लान, गांधीयन योजना आया, तो हमने देखा क्या सर एपीए बड़ा बड़ा क्लोज हो रहा है, ऑटोमेटिक इतना अच्छा क्लास में डिस्टर्ब हो रहा। ओके, सो ये ऐसा क्यों हो रहा भाई, ऐप बार बार क्लोज? चलो दिखवाते हैं, आज दिखवाते हैं जो भी प्रॉब्लम है, डोंट वरी दोस्तों, हाँ ना, करवाते हैं ना। तो दोस्तों देखिए जरा ध्यान से कि थोड़ा सा देखिए जरा क्या है। तो 1900 तो गांधीयन प्लान भारत में आया, गांधीयन योजना भारत में आई। अब गांधीयन योजना आने के बाद हमने देखा कि, देखिए दोस्तों जरा ध्यान सुनना, तो गांधीयन प्लान आने के बाद गांधीयन प्लान में क्या था, अगर आप एसएससी वगैरह में जाना चाहते हैं, तो एसएससी वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, तो उसमें एक ही लाइन आएगी कि गांधीयन प्लान भारत में कब आया, तो टिक मार दो 1944। दूसरा पिद्दा था सवाल कि गांधीयन प्लान भारत में कौन लाया, तो टिक मार दो दोस्तों एसएन अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल, राइट ना। सो दोस्तों बस ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जरा कि गांधीयन प्लान 1944 में आया, श्रीमन नारायण अग्रवाल, एसएन अग्रवाल साहब का ये कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, फॉर्मुलेटेड अ प्लान विच वाज बेस्ड ऑन गांधीयन थिंकिंग। तो अभी मैं बात कर रहा था कि गांधीयन की थिंकिंग थी। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो गांधी की थिंकिंग थी वो थी कि विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ध्यान देना, इसे हम बोलते थे गांधीयन थिंकिंग फॉर द इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के लिए गांधी जी, चंपारण आपने देखा। इसके अलावा आपने बहुत सारे हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गांधी जी के मूवमेंट क्या क्या थे। क्या ऐप क्लोज हो रहा है क्या बार बार है? देखिए, ओके दोस्तों, वी आर लुकिंग इनटू द मैटर ना ना। दे रहा बार बार, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। तो चलते हैं आगे, थोड़ा प्लीज़ फोकस करने दीजिए मुझे कि, और आप भी फोकस करिए कि दोस्तों जो गांधीयन प्लान था वो 1944 में आया और श्रीमन नारायण अग्रवाल साहब का कॉन्सेप्ट था, और ये गांधीयन थिंकिंग पर गांधीयन थिंकिंग पर बेस्ड था, राइट ना। इसके अलावा आप देखिए कि जो गांधीयन प्लान है इट वाज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहली बात आपको गांधीयन प्लान की जो दिमाग में रखनी है कि जो गांधीयन प्लान था वो डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड था, वो डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि अगर हम ध्यान सुने गांधीयन प्लान, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सेंटर से स्टेट, मतलब ऊपर सुपीरियर से सबॉर्डिनेट पर जाना, इसे कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? जैसे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि मान लो कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो अपना काम नीचे वालों को दे दे और कहे लीजिए आप करिए ये मेरा काम। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, राइट ना। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान, तो जो गांधीयन प्लान था वो डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड था। अगर यूपीएससी और किसी स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप टिक कर सकते हैं। तो वहां लिखा होगा गांधीयन प्लान वाज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ना। इसमें दोस्तों एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात की गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात की गई। तो दोस्तों एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट हो, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज का डेवलप हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी साथ साथ हो, इसे हमने कहा गांधीयन प्लान। दोस्तों आगे देखते हैं, और फिर 1945 में भारत में एक प्लान आया, भारत में एक योजना आई, जिस योजना का नाम था
थैंक यू। दोस्तों आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, इसको प्रॉब्लम हो रही है साउंड की एंड और ये आपके एंड पे प्रॉब्लम है, बाकी सब लोगों का सही चल रहा है। चलिए देखिए, तो 1944 के बाद अगर हम आते हैं 1945 1945, तो 1945 1945 में भारत में एक और प्लान आया 1944 के गांधीयन प्लान के बाद, जिसे हमने पीपल्स प्लान कहा, जिसे हमने लोगों का प्लान कहा। दोस्तों अगर आपको पीपल्स प्लान के बारे में एसएससी में पढ़ना है तो दो बातें पढ़िए, और थोड़ा और पढ़ना है तो ये मैं पढ़ाऊंगा। तो पहला पॉइंट ये पढ़िए कि पीपल्स प्लान कब आया 1944। दूसरा आप पढ़िए पीपल्स प्लान कौन लाया, तो आप लोग याद करिए लेबर लीडर एम.एन. रॉय, एक श्रमिकों के नेता थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय, महाबलिंदर नाथ रॉय। तो इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में पीपल्स प्लान दिया 1945 में। देखिए दोस्तों, तो 1945 में एक लेबर लीडर थे एम.एन. रॉय, prepared a plan which was advocated the need of providing the basic necessities of the life। बस आपको एक बात याद रखनी है, राइट, कि तो दोस्तों नहीं निकल सकता है, बिल्कुल भी नहीं सचिन। तो ध्यान सुनना आप लोग कि जो पीपल्स प्लान था, पीपल्स प्लान वाज बेस्ड ऑन, सिर्फ पीपल्स प्लान में आपको एक बात याद रखनी है कि पीपल्स प्लान किस पर बेस्ड था, कि फॉर प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ। दोस्तों जो बेसिक नीड्स हैं, हमने पढ़ा पॉवर्टी के चैप्टर में, बेसिक नीड्स का मतलब होता है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एडुकेशन, दोस्तों सैनिटरी एंड जितनी भी साफ सफाई का, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, एडुकेशन, दोस्तों इन्हें हम कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज। तो पीपल्स प्लान में जो लेबर लीडर थे उन्होंने कहा कि लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिलनी चाहिए, और ये योजना 1945 में भारत में आई। 1945 के बाद सीधा हम आते हैं 1950 में, और 1950 में हमने देखा कि भारत में एक सर्वोदय प्लान आया, और एक सर्वोदय प्लान हमने देखा। सबसे अगर आप लोगों को देखिए सर्वोदय प्लान के बारे में एसएससी में पढ़ना है तो दो तीन बातें, एसएससी रिलेटेड एग्जामिनेशन कब आया, टिक मार दो 1950, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। दूसरा, सर्वोदय प्लान कौन लाया, तो दोस्तों भारत में एक लोक नायक कहे जाते हैं, इंडिया के लोक नायक की उपाधि है किसको, आपको पता होना चाहिए, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो भारत में जो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण भारत के लोक नायक हैं, इन्होंने भारत में 1950 में सर्वोदय प्लान इंट्रोड्यूस किया, और उसे हमने बोला सर्वोदय प्लान, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों सर्वोदय प्लान, दिस प्लान वाज बेसिकली फोकस्ड ऑन गांधीयन टेक्निक। जो गांधीयन टेक्निक थी, अभी बताया मैंने कि गांधीयन टेक्निक थी कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, देखो गांधीयन, जो गांधी जी की जो इकोनॉमिकल पैटर्न था वो दो चीज़ों पर बेस्ड था। तो वो दो चीज़ों पर बेस्ड था। पहला, गांधीयन प्लान वाज बेस्ड ऑन, हम कहते हैं कि जो गांधीयन प्लान था वो बेस्ड था किस पर, सबसे पहले गांधीयन प्लान एग्रीकल्चरल स्पेसिफिक था और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर था। तो इसी पर बेस्ड सर्वोदय प्लान आया, गांधीयन टेक्नोलॉजी, या हम कहते हैं गांधीयन टेक्निक, जिसमें एग्रीकल्चरल बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेल्फ रिलायंस की बात होती है। दोस्तों सेल्फ रिलायंस अगर मैं भी थोड़ी देर बाद डिफाइन करूंगा, तो एग्रीकल्चर बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब है, देखिए कृषि आधारित लघु स्तरीय उद्योग का मतलब है कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कॉटेज उद्योग होते हैं, इन्हें हम कृषि आधारित स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। कॉटेज मतलब हिंदी में बोलते हैं कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब जो गांव वगैरह में छोटे छोटे से, लाइक कोई डलिया बना रहा, कोई कुछ मैट बना रहा, जो भी, दैट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज, राइट ना। सेल्फ रिलायंस, हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं लिख सकते हैं आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का मतलब है दोस्तों, सेल्फ रिलायंस का मतलब अगर हम और ब्रॉड वे में बोलें कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं वो चीज़ें हम खुद अपने यहाँ प्रिपेयर करें, अपने यहाँ तैयार करें, उसे बोलते हैं आत्मनिर्भरता ना। इसके अलावा नो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल, यही जैसे मैंने कहा कि जो बाहर से मंगवाते हैं, मतलब जो चीज़ें हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे, जो चीज़ें हम बाहर से आयात कर रहे, उन चीज़ों को अपने देश में ही प्रोड्यूस कर लें, देश में ही उत्पादित कर लें, उसे हम कहेंगे सेल्फ रिलायंस, उसे हम कहेंगे आत्मनिर्भरता। इसके अलावा दोस्तों एंड टेक्नोलॉजी, हाँ मतलब जो विदेश की जो टेक्निक है, विदेश की जो पूंजी है, इस
पर निर्भर ना हो, हम अपनी इंडिजिनसली बेस्ड टेक्नोलॉजी बनाएं, मतलब खुद की तकनीक हिंदुस्तान में डेवलप करें। इसके अलावा सेल्फ डिपेंडेंट विलेजेस की बात करी किसने? सर्वोदय प्लान ने। तो इतनी बातें आप लोगों को सर्वोदय प्लान में रखनी चाहिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों एक वंडरफुल डिस्कशन पर जो 1950 15 मार्च में देखा गया। दोस्तों 15 मार्च 1950 भारत में योजना की दुनिया में एक धमाकेदार काम हुआ। 15 मार्च 1950 भारत में प्लानिंग कमीशन, हिंदी में लिख लें योजना आयोग, मैंने हिंदी में नोट्स अवेल करा दिए हैं। दोस्तों जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, तो योजना आयोग भारत में कब बनाई गई? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 15 मार्च 1950। तो 15 मार्च 1950 भारत में योजना आयोग बनाई गई, जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जब प्लानिंग कमीशन बनाई गई 15 मार्च 1950, इस समय इसके चेयरमैन, इस समय इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ना शुगर तो नहीं आंटी? थैंक यू सो मच। दोस्तों 15 मार्च 1950 भारत में प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ और इसका जो उद्देश्य था, ये था कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उन रिसोर्सेज को हम कितने बढ़िया तरीके से यूज करके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश में आर्थिक विकास ला पाएं। तो दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ वेरी ऑप्टिमम मैनर, ये उद्देश्य था जिससे हमारे हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन बनाई गई। आगे प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स के लिए वंडरफुल काम किए। अभी हम और बातें करेंगे। चलिए बता ही देता हूं कि कैसे रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज करके हम अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। ये प्लानिंग कमीशन का उद्देश्य था, ये इसका काम था। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी 5 ईयर प्लान्स रहे हैं, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, ये प्लानिंग कमीशन, ये योजना आयोग ने ही बनाई हैं। तो इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, इसी ने सभी के सभी 5 ईयर प्लान्स तैयार किए हैं। ये पेपर में आता है, टिक मार देना। क्वेश्चन आता है द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार या कौन बनाता था? तो टिक मारिए प्लानिंग कमीशन, राइट। देखिए दोस्तों बात करते हैं जरा। तो टू फॉर्मुलेट द प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। दोस्तों जो भी हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं या फिजिकल कैपिटल है, पूंजी है, और जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन है, तो हमारे पास जो भी फिजिकल कैपिटल है, जो भी लैंड है, लेबर है, जो भी चीजें हमारे पास हैं, इन सबको कितने अच्छे से यूज करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, देश का विकास हो सके। अब दोस्तों आगे देखते हैं, जरा बात करते हैं कि योजना आयोग के बारे में थोड़ा डिटेल में। देखिए दोस्तों योजना आयोग के बारे में डिटेल में सबसे पहला पॉइंट जो मुझे यहां दिख रहा है वो ये कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग वॉज, ध्यान सुनिए, नॉन स्टैट्यूटरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो प्लानिंग कमीशन एक गैर वैधानिक और असंवैधानिक संस्था है। अगर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी अगर बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाए तो मैं आप लोगों को 1-2 बातें बताऊं, बाकी ये पॉलिटी में आप पढ़ना। देखिए दोस्तों पॉलिटी में पढ़ना, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल 1-2 बातें इसके बारे में बता देता हूं। क्या? तो सुनिए ध्यान से। वो ये कि देखिए दोस्तों एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था, इसको हम सांविधिक संस्था भी बोलते हैं, सांविधिक संस्था, संवैधानिक है। इसमें इसका मतलब होता है वो बॉडी जिसके लिए कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हो, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर एक, या हम ऐसे कह सकते हैं, इसके अलावा एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था का मतलब है एक वो बॉडी जिसके लिए कोई ना कोई भारत में एक्ट हो। जैसे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब फाइनेंस कमीशन हो गया, वित्त आयोग हो गया, आर्टिकल नंबर 280 कॉन्स्टिट्यूशनल।
आरबीआई हो गया, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934, सेबी हो गया, सेबी एक्ट 1992। दोस्तों इन शॉर्ट, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि यदि कोई बॉडी जिसके लिए कोई ना कोई आर्टिकल हो कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ना कोई एक्ट हो स्टैट्यूटरी, एंड द बॉडी जिसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई एक्ट नहीं है नॉन स्टैट्यूटरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब आप सिर्फ एक लाइन में जान लीजिए, ऐसी संस्था जिसके लिए ना तो कोई एक्ट हो ना ही कोई आर्टिकल हो, उसे कहेंगे नॉन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी। इन शॉर्ट इस प्रकार की बॉडी को हम कहते हैं एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी हिंदी में सलाहकारी संस्था। ये हमेशा भारत में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है। इतनी पॉलिटी पढ़ लिया होगा आपने कि मुझे आज बताने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसे कहते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है दोस्तों, मुझे बताने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ना मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है कि ये जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है इस समय, तो वो अपने मन से बना सकती है। तो इसीलिए इसी प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया और इसी को नीति आयोग बनाया गया। राइट दोस्तों, देखिए तो अगर हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की, तो देखिए मैंने कहा कि ये कैसी संस्था थी, तो ये एक गैर वैधानिक, हिंदी में लिख लीजिए, और या गैर संवैधानिक या और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक संस्था थी। और ये भारत की एक एडवाइजरी बॉडी है, ये एक सलाहकार संस्था है। अगर हम इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करें तो जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, इसके फर्स्ट चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड पहले डेप्यूटी चेयरमैन दोस्तों गुलजारी लाल नंदा थे। इसके पहले चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दोस्तों जो पहले इसके डेप्यूटी चेयरमैन थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन या पहले डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे। अब दोस्तों अब इसके हम थोड़ा मेंबर्स पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सदस्यों पर बात कर लेते हैं प्लानिंग कमीशन के। तो मेंबर्स को अगर आप देखिए तो प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन थे। अब एक नया वर्ड मिला आपको, एक्स ऑफिसियो। जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो लोग लिख लें, एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन। सो व्हाट इज एक्स ऑफिसियो, व्हाट इज पदेन मींस? तो पदेन या एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि जो भी बंदा वो पद ग्रहण करेगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा, तो उसे कहेंगे एक्स ऑफिसियो पदेन। मतलब जो भी बंदा वो पद पर बैठेगा वो चेयरमैन बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिसियो पदेन प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन थे पदेन प्रधानमंत्री, ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। मतलब जो भी बंदा पीएम के लिए शपथ ग्रहण की कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने की शपथ अदा करता हूं और जाकर पीएम की कुर्सी पर बैठ गया, तो वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन का भी चेयरमैन बन गया। इसे बोलते हैं पदेन, इसे बोलते हैं एक्स ऑफिसियो। इसके अलावा इसमें एक डेप्यूटी चेयरमैन होते थे जिनका काम था टू कोऑर्डिनेट विद द वर्क ऑफ द कमीशन। दोस्तों जो कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन का काम था, इसके काम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, इसके काम के साथ सहयोग तालमेल रखना, ये काम था हमारे डेप्यूटी चेयरमैन साहब का। इसके अलावा इसमें 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। जो दोस्तों कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसके जो केंद्र के जो 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य हुआ करते थे, एंड इट्स एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। और इसके वो एक्स ऑफिसियो मेंबर्स वो भी होते थे, मतलब वो 6 सदस्य, 6 मंत्रालयों के जो मंत्री थे वो हमेशा, जो 6 मेन मंत्रालय हैं जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ऐसे 6 जो मेन मंत्रालय हैं वो इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर्स थे, हमेशा पदेन सदस्य थे। एंड मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। दोस्तों जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ये भी इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर्स थे। बस आप याद रखें कि इसके पीएम इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर थे, प्रधानमंत्री हमेशा हुआ करते थे इसमें। दूसरा याद रखें 6 कैबिनेट मंत्री, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स थे। एंड तीसरा याद रखें कि जो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग होंगे वो भी हमेशा इसके मेंबर्स में रहेंगे। ये इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर्स पदेन सदस्यों के रूप में थे। राइट, सबसे मेन बात जो आपको बात याद रखनी है वो सिर्फ इतनी सी कि जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, उसका काम क्या था? तो टू फॉर्मुलेट
5 year plans in our country. That's it. अगर मैं एक लाइन में प्लानिंग सिस्टम, प्लानिंग कमीशन की बात करूं तो हमारे हिंदुस्तान में जो भी पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनको बनाना, इनको तैयार करना, इनको प्रिपेयर करना, ये प्लानिंग कमीशन का ही काम था। अब जब 15 मार्च 1950 में भारत में प्लानिंग कमीशन, भारत में योजना आयोग बनी, तो इसी प्लानिंग कमीशन, इसी योजना आयोग के एक बड़े भाई को बनाया गया और वो 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 भारत में एनडीसी का जन्म हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जन्म हुआ, राष्ट्र विकास परिषद का जन्म हुआ। अगर आपको एनडीसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जाननी है तो एक तो एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्र विकास परिषद, 6 अगस्त 1952 में बना। तीसरा, इसका काम क्या था? दोस्तों, जो भी योजनाएं, जो भी प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन तैयार करती थी, तो जब प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स तैयार कर लिए तो तैयार करके दे दिए किसको? लो जी भैया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। तो तैयार करके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को दे दिए और इसको अप्रूव करना, इनको पास करना किसका काम था? एनडीसी। दैट्स इट। मतलब जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाना किसका काम था? प्लानिंग कमीशन। उन्हें अप्रूव करना, पास करना किसका काम था? एनडीसी। सो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन और एनडीसी। तो देखिए दोस्तों, चलते चलते एनडीसी को देख लेते हैं। तो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना बता दिया आपको 6 अगस्त, 6 लिखा नहीं है बस लिख लीजिए आप लोग, अगस्त 1952 में हुई। और ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब ही बता दिया, ये भी सेम नॉन स्टैट्यूटरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी गैर वैधानिक एवं असंवैधानिक संस्था, नीचे मैंने लिख रखा है नॉन स्टैट्यूटरी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और दोस्तों, इसका काम क्या था? बस एक लाइन में याद रखें, इट वाज सेट अप टू अप्रूव द 5 ईयर प्लान। बस यही पेपर में आता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अप्रूव कराना, पंचवर्षीय योजनाओं को पास करना, ये एनडीसी का काम था। अगर हम एनडीसी की बात करें तो दोस्तों, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे पीएम, एक्स ऑफिशियो पीएम, इसके भी चेयरमैन एक्स ऑफिशियो पीएम थे। अर्थात जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे वो इसके भी चेयरमैन होते थे। तो देखिए, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हो गए, एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर, जो केंद्र के मंत्री थे। जितने भी स्टेट के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर थे वो भी। देखिए, एक और अंतर है प्लानिंग कमीशन और एनडीसी में, वो ये कि जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, उसमें जो स्टेट के मिनिस्टर्स थे, स्टेट के जो मंत्री थे, वो इसके सदस्य नहीं होते थे। तो जो स्टेट के मिनिस्टर्स थे, एक मिनट रुकना, हेलो, ओके, सॉरी। तो दोस्तों ध्यान सुनिए, मैं ये बात कर रहा था कि दोनों में अंतर ये था कि जो नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसके चेयरमैन भी एक्स ऑफिशियो पीएम, एनडीसी के चेयरमैन भी एक्स ऑफिशियो पीएम। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें भी सेंट्रल मिनिस्टर्स। इसके अलावा एक और अंतर कि दोस्तों, अंतर अब क्या कि इसमें जो प्लानिंग कमीशन था, इसमें स्टेट्स का और यूटीज का रोल नहीं था, लेकिन एनडीसी में स्टेट और यूटीज का रोल था। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके मेंबर्स, इसके सदस्य होते थे। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, एक दो, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ऑफ द यूटीज एंड मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन,
बाकी के सारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स इसके सदस्य होते थे, राइट ना। अगर हम देखें तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि फॉर्मर सोवियत यूनियन, चाइना एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कम्युनिस्ट, देखिए चाइना मैंने बताया था अभी कम्युनिस्ट कंट्री कहलाती है सोशलिज्म के अलावा, आर एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अगर हम देखें सेंट्रली का मतलब है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाएं, अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग अगर हम देखें तो इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन जो मैंने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है दोस्तों। चाइना, सोवियत यूनियन, ये सब समाजवादी कंट्रीज हैं। इसके अलावा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड फर्स्ट 5-year प्लान टू द पार्लियामेंट ऑन इंडिया ऑन 8 दिसंबर 1951। तो पहला जो 5-year प्लान था, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, ये हमारे हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब 1951 8 दिसंबर में प्रेजेंट किया था। दोस्तों अगली क्लास स्टार्ट होगी यहां से नहीं, अगली क्लास स्टार्ट होगी नीति आयोग से। तो अगली क्लास में हम लोग पहले नीति आयोग पढ़ेंगे और फिर 5-year प्लान्स, फिर पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। तो अभी हम 1.5 घंटे की क्लास और लेंगे जिसमें हम 5-year प्लान्स, नीति आयोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी, एंजॉय द लाइफ, एंजॉय द स्टडीज, लव योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट देम एंड मेक देयर नेम शाइन इन द स्काई, राइट। चलिए दोस्तों, दैट्स इट फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सुमित रंजन जी, आपके सवाल पर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, डोंट वरी। भाई आइए प्रमोद जी।